गत दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक चिकित्सक और उनके स्टाफ के लोग नम आंखों के साथ में रोते बिलखते से काफ़ी दुखी भावुक देखे गए थे। ये वीडियो डॉक्टर JS तितियाल का था जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। डॉक्टर तितियाल की गिनती देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सकों में होती है। वो देश के कई प्रधानमंत्रियों, कई राष्ट्रपतियों, कई बड़े बड़े उद्योगपतियों और अन्य लोगों के ऑपरेशन कर चुके हैं। इस आधार पर ही उनकी जो कर्तव्यशीलता है उसके आधार पर उनको देश का प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त है। आज वो नैनीताल में थे, यहाँ उनका स्वागत किया गया। आइए उन्होंने उनकी यहाँ पर स्वागत की झलकियाँ और उन्होंने जो चिकित्सा का क्षेत्र है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बारे में बहुत उपयोगी बातें और उत्तराखंड के बारे में उनकी क्या योजनाएं हैं और उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने बड़े उपयोगी सुझाव यहाँ पर दिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, कृपया अंत तक देखें और हमें लगता है कि इससे ज़रूर उत्तराखंड की सरकार को भी इसमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। आप सबका यहाँ पे DD पांडे अस्पताल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तितियाल साहब के सब आप इस तरीके से ऑपरेशन करते हैं, ये करते हैं और हमारे ख़ास तौर पर हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वो करते हैं। हमारे अच्छा लगता है जब अपनी जगह पर आ जाए तो सबको खुशी होती है। तो ये अच्छा लग रहा है कि नगर पालिका के अध्यक्ष महोदया यहाँ पर हैं और जो है DG गुंजियाल जी यहाँ पर हैं, उनका भी मेरी तरफ से जो है अभिनंदन है। और जो है यहाँ की जो है PD पांडे हॉस्पिटल के जो है इंचार्ज आप यहाँ पर हैं और जितने भी स्टाफ है, स्पेशली जो वाइट ड्रेस पहनते हैं उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमारी ज़िंदगी जो है एक परिवार की तरह रहता है। हॉस्पिटल में जब काम करते हैं तो परिवार को एक परिवार की तरह लेना ज़रूरी होता है। उसमें सबसे बड़ी कड़ी होती है स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, उससे के बिना जो है हॉस्पिटल चल नहीं सकता है। और वही जो है रीढ़ की हड्डी है हॉस्पिटल के जो है। और जो टेक्नीशियंस हैं, जो सपोर्ट स्टाफ है, उनके बिना इस हॉस्पिटल को रन करना बहुत ही मुश्किल काम है। डॉक्टर तभी कारगर होता है जब उनके लिए सपोर्टिव स्टाफ जो है एक्टिव हो, अच्छा काम करें। और ये तो एक ऐतिहासिक जगह है BD पांडे हॉस्पिटल जो है, जहाँ मेरी भी बड़ी इच्छा होती थी मैं कभी आऊँ। पहले खाली ऐसे दर्शन करके चला गया था, आज यहाँ खड़े होकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है। सरकार जो है स्टेट सरकार हेल्थ को चलाती है, लेकिन बड़े सारे पॉलिसीज होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसको फिर आगे करते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी जो है। और मैं तो जो है नेत्र चिकित्सक रहा हूँ, तो आँखों की बीमारी के बारे में ज़्यादा बोल सकता हूँ। और ये कहना उचित होगा कि एम्स में रह करके जो आँखों का जो हॉस्पिटल जिसे हम राजेंद्र प्रसाद सेंटर कहते हैं, वो जो है सरकार का सेंट्रल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट इंडिया का जो है एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर जितने सारे जो है पॉलिसीज़ बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है, जितने नेशनल सर्वेज करता है, वो सब जो है RP सेंटर एम्स करता है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इतने साल वहाँ पर रहा, उस इंस्टीट्यूट को मैंने जो है हेड किया और बड़े सारी चीज़ें करी वहाँ पर। तो एक तरह से अच्छा लगता है कि एक ऐसे जगह से हम आए हैं, उसके डिफ़िकल्टी के बावजूद भी जो है हम अच्छी जगह पर काम कर सकें। और काम करना एक बात होती है, काम का जो है अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि जो भी आपके काम के द्वारा जो आउटकम हुआ है वही एक मायने रखता है। जैसे हम कोई मरीज़ आता है, उसका इलाज करते हैं, तो उसके बाद मरीज़ को क्या हुआ, इलाज हो गया, उसका जो है ठीक होकर चला गया, तो एक हमारा आउटपुट है। जो जहाँ तक मेडिकल फील्ड है, आउटपुट होता है कि कैसे हमने लोगों की सेवा की है। सेवा मतलब कि किसी चीज़ को एक टारगेट लेके, जैसे हम मानते हैं कि उत्तराखंड में जो है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी ज़्यादा है, तो हमारा एम ये रहना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी की जो है संख्या कैसे कम की जाए, और जो है जिन लोगों को जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है उनको क्या क्या सुविधा देनी चाहिए। सरकार इसमें काम कर रही है, लेकिन अब जानते हैं कि 21st सेंचुरी में आने के बावजूद भी इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस है नंबर 1 कारण है मैक्सिमम डेथ का। और सबसे विशेष कारण ये है कि जो है ड्रग रेजिस्टेंस, जो जिस तरह का ट्यूबरकुलोसिस आजकल हो रहा है, तो उस बारे में आगे काम करना है। तो जहाँ तक हमारा क्षेत्र है,
जितने भी मेरी बड़े लोगों से मेरी जब भी बात होती है, एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ उत्तराखंड में एक स्टेट सर्वे होने की ज़रूरत है जो पूरे स्टेट को कवर करे। उससे पता चलेगा कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पर जो है ज़्यादा है और कौन कौन सी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हमें हेल्थ फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए। यदि आज हम विकसित भारत की बात करते हैं तो जो उत्तराखंड भी उसमें नहीं इंक्लूड होगा तो विकसित भारत कैसे होगा। तो हमारे बड़े सारे दुर्गम एरियाज हैं जहाँ पर अभी हॉस्पिटल्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, लोगों की जो है पीड़ा हम जो है उसको ठीक कर नहीं सकते, आ नहीं सकते हॉस्पिटल लोग बात। तो इसलिए जो है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कहते हैं तो संस्थान खुल सकता है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें मैन पावर चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा मैन पावर जो है टेक्निकल स्टाफ चाहिए हमें उसमें। उसके बाद जो है डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आज के डेट में आप देखेंगे सबसे बड़ा जो इस 21st सेंचुरी में हेल्थ सेक्टर में होने वाला है वो है टेलीमेडिसिन, जिसमें हम सब लोग काम कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन एक ऐसा एरिया है जिसके द्वारा हम देश के कोने कोने में लोगों को पहुंच सकते हैं, उनको अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है आपके एरिया में, और वो डायरेक्टली जो है हॉस्पिटल से या फिर सेंट्रल एरिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उससे जो है एक स्क्रीनिंग जो है बहुत ईजी हो जाएगा और बीमारी का इलाज भी जो है इफ़ेक्टिवली हो सकता है। दो तरह से हो सकती है, एक तो जो है हम उनको बता सकते हैं कि उस एरिया में आप क्या करो, कौन सी जगह में जाके आपका जो है शुरुआती जांच हो सकता है, उसके बाद इलाज हो सकता है, और यदि आपको रेफरल की ज़रूरत है तो कहाँ पर आपको जाना चाहिए, कहाँ पर आपको सुविधा मिल सकती है। तो ये टेलीमेडिसिन का नेटवर्क जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूचर के लिए है, जो कि आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जुड़ जाएगा और उसके द्वारा जो है डायग्नोसिस, इलाज जो है सिंपल हो सकता है और इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा अपना वो है एक डायरेक्शन है, इस फील्ड में मैं काम करना चाहता हूँ, उसमें शुरुआत भी मैंने कर दी है और उत्तराखंड गवर्नमेंट से मेरी बात हो चुकी है इस बारे में, चीफ मिनिस्टर साहब से भी। मैं चाहूँगा कि पूरे उत्तराखंड में एक टेलीमेडिसिन का नेटवर्क खुल जाए जिसके द्वारा जो है हम लोगों को पहुँच सकें। और जो स्टाफ्स हैं, यहाँ तक कि आप लगा लो आंगनबाड़ी वर्कर से ले करके जितने भी जो पंचायत में जो काम है उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं कैसे इफेक्टिवली डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो एक क्षेत्र है इसमें हम काम करना चाहेंगे। जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट है इफ़ेक्टिवली जो है उनका भी आगे आना जो है ज़रूरत है और एक कोशिश करेंगे, और इसके बिना जो है देश आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड जो है ऐसे भौगोलिक स्थिति में है जहाँ पर बड़े सारे ऐसे लोग हैं, गांव है जहाँ पर अप्रोच बहुत डिफ़िकल्ट है। अप्रोच मतलब कि उन तक पहुँचना, सड़कें पूरी नहीं है और हॉस्पिटल की तो वहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर की फैसिलिटी भी बहुत कम है। तो आज के डेट में एक चीज़ अच्छी हुई है पिछले कई सालों में कि हर गांव जो है वो जो है एक तरह से जो है जुड़ गया है। यदि आप देखेंगे मोबाइल फैसिलिटी हो तो उससे जो है दुर्गम एरिया भी हम जो अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसे में जैसी आज की जो पीढ़ी है, आज की जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल है, तो टेलीमेडिसिन जो है एक अच्छा माध्यम है जहां पर हम लोगों को जो जोड़ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनके समस्या के बारे में जो है एक तरह से जो है स्क्रीनिंग कर सकते हैं किसी एरिया में किस तरह की बीमारियाँ हैं। तो इसमें 3-4 चीज़ें मुख्य तरह से इम्पॉर्टेंट है। एक तो टेलीमेडिसिन का नेटवर्क खोलना, उसके साथ में एक सेंट्रल या फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना जहाँ पर रिव्यू हो लोगों के जो वीडियोज़ आते हैं या क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर के लिए, और उसके साथ साथ में उन एरिया को डेवलप करना जहाँ पर कुछ चीज़ों की कमियाँ हैं। तो इसमें सरकार की जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भागीदारी रहेगी। साथ में बड़े सारे ऐसे NGOs हैं जो इस बारे में काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा अपना क्षेत्र है जो कि मैं आई की बीमारी के बारे में काम करता रहा हूँ, उसमें आप देखते हैं कि टेलीमेडिसिन जो है आँखों की बीमारियों के लिए बहुत ही जो है कारगर रहा है दुनिया भर में। जैसे किसी को मोतियाबिंद है या किसी को पीछे डायबिटीज़ के कारण आँख के पर्दे में बीमारी है, तो सिंपल जो है आप मोबाइल जो आप कैरी कर रहे हैं उसमें ऐसे लेंस लग सकता है जिससे पूरी आँखों का जो है स्कैनिंग हो सकता है और उसके द्वारा जो है बीमारी पता चल जाती है। तो आज के डेट में जो है जो टेलीमेडिसिन के द्वारा जो AI बेस, जैसे आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लग गया है, उसके द्वारा डायग्नोसिस 90 से 96-97% तक सही ढंग से हो जाता है। तो वहाँ पर ही स्क्रीनिंग हो जाती है, तो इफ़ेक्टिवली हम जल्दी से लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और सही टाइम में इलाज कर सकते हैं।
दूसरा जो है जहाँ तक बड़े बड़े हॉस्पिटल है उसकी तो ज़रूरत है ही है, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर को उसका बढ़ावा देना भी पूरे उत्तराखंड में उसकी ज़रूरत है। और दूर दूर क्षेत्रों में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मतलब कि जो वहाँ के स्टाफ है, टेक्निकल हो या फील्ड वर्कर्स हो या फिर इन्वेस्टिगेटिव चीज़ों की ज़रूरत हो, साथ में डॉक्टर का होना भी अति आवश्यक है। तो इस बारे में भी काम होनी चाहिए। दूर दुर्गम एरिया में यदि आप देखेंगे एयर एम्बुलेंस की सुविधा हो जाए तो उससे भी बड़े जो अकस्मात एक्यूट जो बीमारी होती है, जैसे ब्रेन हैमरेज हो जाना या कार्डियक प्रॉब्लम हो जाना, उन लोगों को जो है इमीडिएटली बड़े हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं। तो आज के डेट में आपको पता ही है ऋषिकेश एम्स में जो है हेलीपैड है जहां पर जो है एयर एम्बुलेंस चल सकता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार में ये ज़रूर कोशिश करनी पड़ेगी कि प्रॉपर जो एक्चुअल जो है एम्बुलेंस होता है, एयर एम्बुलेंस, उसकी ज़रूरत है जहाँ पर जो है मरीज़ को ठीक ढंग से जो है उसकी जो है एक जगह से दुर्गम जगह से जो है सही जगह में ले जा सके। सिंपल एयर लिफ्टिंग जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इस बारे में काम हो रहा है मेरे ख्याल से, और आगे इसमें बढ़ोतरी होगी। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं उनकी भी भागीदारी रहती है, क्योंकि आज आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों में हर डिस्ट्रिक्ट में जो एक मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज में भी सुविधाएं बढ़ेंगी, लोगों की जो है ज़रूरतों के बारे में बात हो सकेगी, और जो रिक्वायरमेंट है मेडिकल स्टाफ की उसकी भी आपूर्ति जो है इन मेडिकल कॉलेज के द्वारा होगी। इसके केवल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, MBBS ही नहीं, और सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग ज़रूरी है, स्टाफ नर्सेज हो, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो या फिर लैब टेक्नीशियंस हो, और मल्टीपर्पज़ वर्करों की ज़रूरत है हमें। तो मैं जानता हूँ कि आने वाले डिकेड में ज़रूर यहाँ पर उन्नति होगी, और जितने भी कॉलेजेस खुल रहे हैं उसके द्वारा मेडिकल फैकल्टी स्टाफ बढ़ेगी, और जहाँ कमियाँ हैं उसकी भी आपूर्ति होगी। जहाँ तक मेरा अपना जो है काम करने का एक जो फ्यूचर प्लान है उसमें तो मैं क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे, कई सालों से दिल्ली में ही रहेंगे आगे भी, वहाँ पर एक आई हॉस्पिटल का निर्माण हम कर रहे हैं। और जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, वहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक प्रोग्राम इनिशिएट होने वाला है, जिसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कैंप एरिया इस्टेब्लिश करना उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीज़न और गढ़वाल डिवीज़न में, जो साल में 2 या 3 पूरा कैंप करें। उसमें जो एम्स न्यू दिल्ली है उनकी सहायता हम लेना चाहेंगे, जिससे कि कंप्रिहेंसिव कैंप हो जाए, जिसमें कि आपके मेडिसिन डिपार्टमेंट के होंगे, सर्जरी के होंगे, गायनी के होंगे, सारे डिपार्टमेंट वहाँ होंगे। उसमें ज़्यादातर जो कोशिश है हमारी कैंसर रिलेटेड बीमारी के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। तो इस बारे में बात चल रही है। मोस्ट लाइकली ये इस साल के अंत तक जो है 2 कैंप हो जाएंगे एम्स के सहायता के साथ। और दूसरा जो है एक ऐसा ट्रस्ट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने कहा टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है इसमें काम हो सकेगा, तो इससे सुविधाएं बढ़ेंगी। आप जानते हैं रिटायरमेंट एक शब्द है, डॉक्टर तो कभी रिटायर होता ही नहीं है और काम करते रहते हैं। और जहाँ तक हमारा अपना जो एक लगाव है अपने क्षेत्र से, उसमें हम काम करते रहेंगे। एक चीज़ सर, जो हमने आपका सेवानिवृत्ति देखी, जिस तरह की सेवानिवृत्ति देखी उस तरह की मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को नसीब होती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति आकर्षण तो सबका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि वो उस तरह से जो ज़रूरत होती है, जिस तरह की उम्मीद लोगों को होती है, वो नहीं होता। तो कुछ आप सरकारी कर्मचारियों को कोई संदेश देना चाहें? देखो, जहाँ तक काम है, काम तो सब जगह बराबर होता है, क्योंकि जितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है सरकारी क्षेत्र में भी करनी पड़ेगी, प्राइवेट में भी करनी पड़ेगी। दोनों एरिया में आपको जो है एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जहाँ तक गवर्नमेंट सेटअप में काम करना है, वहाँ पर आपका एक बड़ा स्थिर आपकी जो है एक सर्विस रहती है। वहाँ पर जो है बड़े सारे स्कीम्स आप कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं सरकार के साथ, इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा देखा जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पे है सरकारी क्षेत्र में कम है, लेकिन यदि आप जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, यदि उनके द्वारा आपको इज्जत मिलती है तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। तो जब भी हम काम करते हैं, मैंने इतने साल काम किया है, ये नहीं सोचा है कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हम जो है अपने इज्जत के लिए काम करते हैं। यदि आप जिन मरीजों को आप सेवा करते हैं, जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, यदि उनसे आपको इज्जत मिलती है तो उससे बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है, जो आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल सकती है। क्योंकि वहाँ पर जब भी कोई आप काम करोगे, अच्छा भी करो, वो कहेंगे आपने तो पैसे दिए हैं भाई इसके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से देखा डिसएडवांटेज है एक डॉक्टरों के लिए जो है। तो आज
डेफिनेटली दुविधाएं बहुत हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी। हॉस्पिटल्स उस लेवल के नहीं है जहाँ पर लोगों की पूरी इलाज हो सके। जैसे आप सोचेंगे न्यूरो सर्जरी नहीं है या कार्डियक इंटरवेंशन नहीं है, तो सुविधाएं जो है बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती है। तो एक मजबूरी है। तो आप देख रहे हैं सरकार ने इस बारे में बहुत काम किया है। आप प्रधानमंत्री योजना देख लीजिए, तो उसके द्वारा लोग अपना इलाज करा सकते हैं। और जो सीनियर सिटीजन के लिए जो 5 लाख का इंश्योरेंस है, उससे भी आगे काम हो सकता है। तो काफ़ी काम हो रहा है। तो मेरा तो ये सुझाव है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते रहिए, आपको ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि लोग आपका रिस्पेक्ट करें। जी जी, आपने जो अपने कर्तव्यशीलता से जो उत्तराखंड का मान बढ़ाया है, उत्तराखंड के जो कर्तव्य योगी लोग हैं उनकी कर्तव्यशीलता को आपने एक रेखांकित किया है, पूरे दुनिया के सामने उसको एक प्रदर्शित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।